बीते दिनों अगर आपको याद हो तो हमने एक रिपोर्ट तैयार किया था कि क्यों बस्तर में सक्रिय माओवादी जब समर्पण करते हैं तो दूसरे राज्य का रास्ता चुनते हैं। इसको लेकर ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि किस्टारम और अलग अलग इलाकों में जो माओवादी सक्रिय हैं उनमें से 6 माओवादी विशाखापट्टनम में जाकर उन्होंने समर्पण किया और इसमें बड़े स्तर के DVCM, ACM स्तर के माओवादी थे। तब मेरे मन में ये सवाल आया। उस सवाल का जवाब लगातार ढूंढते मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था। इत्तेफाक से मुझे 2 समर्पित माओवादी मिले हैं और ये दोनों माओवादी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इन्होंने समर्पण किया है। और सबसे ख़ास बात कि इन्होंने बहुत लंबा समय छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबूझमाड़ के इलाके में भी बिताया है और गढ़चिरौली के इलाके में भी बिताया है। इसमें से एक माओवादी तो रहते ही बस्तर में रहे, उनकी पैदाइश भी बस्तर की है। तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए कि जब आप पैदा बस्तर में हुए हैं, आपका लंबा समय संगठन में बीता बस्तर में, तो आपने समर्पण गढ़चिरौली में किया क्यों, क्या कारण है, इसका सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो बस्तर टॉकीज़ में सबसे पहले, इसके पहले एक रिपोर्ट में आपने देखा होगा इनको पद्दा भाई, सनकू पद्दा, सुकन पद्दा, सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। सुकन पद्दा भाई हैं और जो कि अबूझमाड़ में इनका गांव रहा है कभी, और ये संगठन में 2009 में ज्वाइन किए और 2000 कब सरेंडर किया? 2022 में सरेंडर। 2022 में इन्होंने समर्पण किया। संदीप हैं, आप कब थे संगठन सर? 2009 से 19 तक। 2019 से सरेंडर की, 19 में सरेंडर किया। हाँ, 9 से दूर था। तो ये दोनों माओवादी, इन्होंने पूर्व माओवादी, माफ़ी चाहूँगा, गढ़चिरौली में समर्पण किया। अब इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, वहाँ की समर्पण नीति कैसी है महाराष्ट्र की, तो इस पर बातचीत कर। ये बताओ सुकन भाई कि आप बस्तर में पैदा हुए हो? हाँ सर। अबूझमाड़ का इलाका। हाँ सर, और संगठन में जुड़े भी यहाँ से जुड़े। तो महाराष्ट्र में जाके क्यों समर्पण किया आप? सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 साल जैसा महाराष्ट्र गढ़चिरौली पे मैं काम किया हूँ, कंपनी 10 पे मैं वहाँ पे काम किया हूँ और वहाँ लोगों का जो परिचय बहुत मुझे मिला भी। और मैं वहाँ आत्मसमर्पण करने का निर्णय क्यों लिया कि जो वहाँ जो पॉलिसी है, सरेंडर का पॉलिसी है, आत्मसमर्पण 2005 या 6 से चालू किए होंगे। लगातार 2013 से लेकर गढ़चिरौली में कोई 2013 से ज़्यादा सरेंडर भी हुए हैं गढ़चिरौली ज़िले में। उसमें हमारे कंपनी में काम करने वाले कोई DVC लोग हैं, उसमें कोई PPC AC लोग, कोई खेडर, बाकी निचले स्तर के लोग भी है। उन लोगों मतलब पेपर में आया कि मतलब हर सुविधा सरेंडर होने के बाद, और बाकी पॉलिसी भी मुझे वहाँ पहले उतना पता नहीं था। बाद में मैं सरेंडर होने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे मालूम हो गया। क्यों पेपर में आता, पेपर में भी देते थे, हेलो गढ़चिरौली पे, लोकमत में, बाकी न्यूज पे भी हम देखते थे कि सरेंडर होने के बाद वहाँ पे अलग अलग, जैसा कि सरेंडर होने के बाद एक सरेंडर ऑफिस करके रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। और एक नक्सली सेल, वहाँ से एक शाखा जैसा सरेंडर सेल है। और सरेंडर सेल में से अलग अलग उनका डिपार्टमेंट रहते हैं। डिपार्टमेंट पे एक मतलब एक इंटरोगेशन करने वाले, उसमें भी अपने लोग मतलब उसमें कोई माड़िया मतलब गोंडी लोग भी है, तो मराठी लोग है, उसमें थोड़ा तेलुगु लोग भी है, हाँ भाषा जानने वाले, वो इंटरोगेशन करते हैं। और बाकी लोग है जो मतलब ये आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने वाले लोग रहते हैं। और वो खास बात है कि वहाँ के गवर्नमेंट अच्छा किया है कि एक कॉलोनी दिए है, नवजीवन वसाहत करके एक कॉलोनी। कॉलोनी एक नवे गांव है गढ़चिरौली पे, नवे गांव में से एक नवजीवन वसाहत करके एक प्लाट दिए है। कम से कम 1 से 70 या 75 ये सब प्लाट है वो हमको दिए है वो प्लाट। ये भी मैं पहले से सुना था। वहाँ जाने के बाद मुझे कि मैं हमारा जो इंट्रोगेशन लेने के बाद हमको सरेंडर दिखाए है। सरेंडर होने के बाद फिर 3-4 महीना पे हमारा जो आधार कार्ड
वो पहले यहाँ पे छत्तीसगढ़ के रहने वाला आदमी, आपका इधर महाराष्ट्र में तो आधार कार्ड नहीं बनने वाला है। मेरा कागज भी कुछ भी नहीं था, जन्म दाखला नहीं था, रहिवासी दाखला नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो वहाँ के जो अपना शासन मतलब पुलिस शासन जो बहुत मुझे कैसे भी करके इनका आधार कार्ड बनाना है करके जो उनने जिद लिए। कौन एसपी कौन थे उस समय अंकित गोयल साहब थे, अंकित गोयल साहब, और प्रशासन देखने वाले अपना समीर शेख साहब थे, और अपना जो अभियान को देखने वाले मुंडे साहब थे। ये और तीनों भी सब लोग अच्छा थे मेरा मन में, अभी भी उन लोग अच्छा है। तब उन लोगों बहुत हमारे लिए तो किए हैं। तो आपके इधर आधार कार्ड नहीं बनेगा करके बोले थे। 2-3 बार में, एक बार पहले बनाए थे तो रिजेक्ट हो गया, फिर बनाए तो बाद में आधार कार्ड आया। आधार कार्ड आने के बाद हमको फिर पैन कार्ड बनाइए। पैन कार्ड बनाने के बाद फिर अकाउंट ओपन किए, पासबुक ओपन किए। तो हमारा पैसा कम से कम, मेरा ऊपर तो 8 लाख इनामी था, उसके ऊपर वो कम से कम 4 लाख था। आपकी पत्नी के ऊपर? हाँ, 4 लाख था। वो मिलिट्री, अगर मिलिट्री कोई भी मिलिट्री प्लाटून या कंपनी में रहे तो उसको अलग से ये 25,000 देते हैं वह गवर्नमेंट, और पति पत्नी को 50-50 हज़ार देते हैं अलग से नहीं, 75 देते हैं अलग से। अच्छा, इसलिए हमको नई बीवी को कम से कम 12 लाख मिला हमको दोनों को। हाँ, गवर्नमेंट 8, 4, 12 ये हो गया, 75, 1.5 लाख और हुआ, वो नहीं मिला? और मिला, लेकिन उसमें 8 में से 6 लाख दिए। अच्छा, हाँ, 8 में 6, हाँ 6.5 तक, और उसका 5.5, तो 12.5 तक हमको मिला। हाँ। कितना दिन में मिल गया पैसा? हमको 3 महीने के बाद मिला पैसा। 3 महीना में पैसा मिला? पैसा और मिला। जमीन कितना दिन में मिला? वहाँ पे हमको ज़मीन कम से कम 5 महीने के बाद ज़मीन भी मिला हमको। फिर वहाँ घर बना? हाँ, घर बनाया। तो घर के लिए पैसा कहाँ से लाए? ये अपना घर के लिए घरकुल अलग से देते पैसा, ये मतलब माड़िया समाज में ये सब घरकुल वगैरह ये देते, उसी हिसाब से हमको भी घरकुल दिया। कितना मिला? 1.5 लाख घर बनाने घरकुल के अलग 1.5 लाख, बाकी पैसा अपना सरेंडर का पैसा खर्च किए वहाँ पे वो घर के लिए। और अच्छे से बनाया? हाँ, अच्छे से बनाया, फिर घर भी बनाया। तो आप वहाँ सरेंडर करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई नक्सली सरेंडर करता है तो उसको DRG में रख लेते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों को C60 में या पुलिस में लेने के लिए? वैसे वहाँ वैसे नहीं करते, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है पैसा नहीं मिलता है कि पता नहीं, लेकिन वहाँ जो कितना जो उनके बख्शिश रहता है उस हिसाब से उसको पैसा देते हैं। बाद में इसी यह नौकरी के हिसाब से वहाँ पैसा देते, पैसा मिलता है। और वो बाकी हर समय उनके जो अपने ऑफिस वाले आते हैं, 1 महीने पे आके हम कॉलोनी को देखने वाले भी अलग लोग रहते हैं, जो आते हैं अपना जो कैसे है आप लोगों का ज़िंदगी कैसे चल रही है वो हमको हमेशा पूछते भी है। और वो 1 साल पे एक मेड़वा भी मतलब ये मतलब प्रोग्राम रखते हैं अपना कॉलोनी पे नहीं होने से भी अपना जो हेडक्वार्टर पे जैसा प्रोग्राम रखते हैं, उसमें अपना समस्या वगैरह कैसे है, आप लोगों का ज़िंदगी कैसे चल रही है ये भी पूछते हैं। और उसी हिसाब से हमको अगर प्रोग्राम होगा तो किसी को तो मशीन देते हैं, और उस साड़ी नहीं साई की सिविक एक्शन जैसा वही सिविक एक्शन उसको। बाकी हमारे कॉलोनी में नहीं तो बाकी गांव पे गढ़चिरौली कितने ज़िले हैं उसमें मतलब वो संगठन के प्रभावित ज़िले हैं, उसमें हर जगह पे ऐसे पुलिस दादल और खिड़की माध्यम से सभी को ऐसे सामान वगैरह बंटवारा करते हैं सर। तो आपको मन नहीं हुआ पुलिस में जाने का? जैसे यहाँ के लोग सरेंडर करके पुलिस में जाते हैं, तो आपको मन हुआ पुलिस में जाने का? मैं पहले भी सोचा था कि जाना है करके, लेकिन मैं वहाँ जो संगठन में था तब मैं हथियार लेके घुमा, जो मतलब प्रशासन के पुलिस के खिलाफ में हथियार उठा के मैं घुमा था। लेकिन मैं क्योंकि मैं वहाँ कैसे भी करके संगठन में रहे तो कैसे कभी भी मारना है, और वहाँ वो हथियार को छोड़ के आने से फिर यहाँ से फिर हथियार उठा के फिर जंगल में घूमना, वहाँ का यहाँ का क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो संगठन के साथ अगर मुठभेड़ होगा तो इसमें भी मर जाना, ये मैं सोचता, इसलिए मैं गए भी नहीं। अभी क्या काम कर रहे हो? अभी हम रोजी रोटी मतलब ये मिस्त्री काम, ठेकेदार काम से जी रहे। अभी हमारा ज़िंदगी अच्छा है। अच्छा है? हाँ, अच्छा है। आपकी पत्नी क्या करती है? वो भी ये रोजी रोटी वो काम करती है? हाँ, काम करते हैं। अच्छा, बच्चे? अच्छे बच्चे नहीं, हमारा जो संगठन में था तब मेरा नसबंदी हो गया था। अच्छा। हाँ, तब उसका ऑपरेशन
करवाया नहीं नसबंदी का? और वहाँ जाने के बाद जो हमारा जो ओएसपी साहब ने भी इनको रीओपनिंग करना करके भी बहुत प्रयास किए हैं। फिर हम रीओपनिंग भी किए हैं लेकिन उसका सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, हाँ तो संगठन में नसबंदी हो गया? हाँ हो गया। तो कौन किया वहाँ पे, कैसे करके कि वहाँ हो जाता है चीर फाड़ तो? हाँ थोड़ा तो कहते हैं चिरपाट, अपना जो अस्पताल में बड़े बड़े अस्पताल में कैसे नसबंद करते हैं वैसे ही करते हैं संगठन। अपने हर यूनिट पे जो डी के लेवल पे एक मेडिकल टीम करके रहता है, उन्हीं लोग मुझे किए हैं। तो वहाँ क्या जंगल में ही करते हैं? जंगल में किए हैं। शिविर लगाते हैं? हाँ शिविर जैसा लगाए, कम से कम 10-15 दिन का डेरा। अच्छा। ऐसा वहाँ पे किए हैं हम। वहाँ पे किए, हाँ। ठीक है। संदीप भाई ये बताओ कि आपका घर कहाँ है? सर मेरा गांव एट्ठापाली तहसील में आते हैं, कुदरी गाँव है। वहाँ से लगभग एट्ठापाली से 18-19 किलोमीटर दूरी पर है। तब मैं जो नक्सल में 2009 से जुड़ा, उसके पहले नक्सली संगठन वगैरह काम नहीं करता था। ये अपना DAK में समझो सीने वगैरह ये कुछ काम नहीं करता था मैं। लेकिन मेरा आसपास में पुलिस कैंप वगैरह नहीं था। इधर एक कसनसुर करके एक गाँव है, वहाँ पे अभी पुलिस थाना है एटापाली। अभी तो बहुत सारे हो गए आसपास में। तो मैं मेरा गांव में एक सप्ताह में 2-3 बार आते थे नक्सली लोग। नक्सली लोग आना, नाच गाना बताना और मीटिंग बताना, ये सब मैं सुना। तो मेरे को नक्सली यानी कौन है ये मेरे को मालूम भी नहीं था। ये पुलिस और नक्सल के बीच लड़ाई है। लेकिन मेरे को ये समझा कि ये नक्सली बहुत अच्छे जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं भी चले जाने से अच्छा है। तो ये नक्सल और पुलिस के बीच ऐसी लड़ाई होता करके भी मेरे को मालूम नहीं था। मैं बहुत छोटा उम्र में चले गए वहाँ पे। तो मैं चले गया 2009 से। मैं 2009 में नक्सली दलम में चले गए, कसनसुर दलम में था वहाँ पे। तब मैं चला गया लगभग वहाँ पे 2011-12 में तो PM बोलते पार्टी सदस्य हो गया। 2014 में दलम डिप्टी कमांडर हो गया। 2016 में ACS हो गया, 16 ACS 2 कमांडर करके वहाँ पे दे दिए। 2019 तक यानी 3-4 साल मैं यही काम की, यानी ACM 2 कमांडर। बंदूक कौन सा रखते थे? AK-47 था सर। यानी मेरे को फिर वहाँ पे काम किया तो मेरे को पहले कुछ नहीं समझता था। लेकिन मैं काम करते 2011-12 से ये अपना पुलिस के हम जो बढ़ने लगा वहाँ पे। यानी अभी हमारा गांव के आसपास तो बहुत है, फिर इनकाउंटर ज़्यादा होने लगा वहाँ पे। हमारे साथी लोग मरना और खाने पीने का बहुत दिक्कत होना, और जनसंपर्क जो पहले जैसा था ARP CRP वो ख़त्म डाउन हो जाना। फिर बाद में मदद, लोगों से भी मदद बहुत कम हो गई। फिर बाद में हमारे साथी लोग एक तरफ मरना है, एक तरफ सिलेंडर होना है। सिलेंडर पॉलिसी जो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार जो प्रचार किए था सिलेंडर पॉलिसी के बारे में, और अपना आजू बाजू में पुलिस के हम जो लगवा दिए, उस माध्यम से सिविक एक्शन प्रोग्राम तेज़ी से चालू किए पुलिस लोगों ने। फिर मैं वो पोस्टर बैनर पढ़ा उसका। फिर बाद में जो मैं सोचा ACS 2 कमांडर होने के बाद मेरा जिम्मेदारी भी बढ़ गई वहाँ पे। मेरा जो नीचे दलम पे एक DVC मेंबर थी, वहाँ पे अभी वो इनकाउंटर में मर गई। तो फिर बाद में जिम्मेदार बढ़ने का बाद हमारा दलम को ऊपर इनकाउंटर होने से भी आलोचना हमारे ऊपर आते थे, कमांडर कैसा आपको ये दलम को बचाना है। अगर वहाँ पे जो प्रस्ताव रखते हैं वो प्रस्ताव अमल नहीं हुआ, जो अभी इस महीना में ये इतना संगठन निर्माण करना, नहीं तो इतना बार जनता को मिलना, ये इतना बार मीटिंग करना, ये अगर अमल नहीं होने का बाद भी जो कमांडर के ऊपर तो आलोचना बहुत होते थे। यानी दबाव मेरे को बहुत हो गया वहाँ पे कि बाद में मैं सोचा यहाँ पे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ना घर को में जाने नहीं मिलता। मेरा भी शादी भी वहाँ पे हो गई, 2014 में हो गया। कहाँ पे? नक्सल दलम पे शादी हो गया, और बेबी के साथ जो अलग अलग रहना पड़ते वहाँ पे। कोई लोग वहाँ पे रहते, लेकिन अभी मेरा जिम्मेदार बढ़ गए तो मैं जो अपनी सबसे चला नहीं पाते, फिर जो DVC के माध्यम से जो निर्णय करना पड़ते। फिर मैं सोचा यहाँ पे कितना दिन रहना है। फिर बाद एक तरफ जो अपना महाराष्ट्र सरकार है जो पॉलिसी जो पूरा वहाँ पे प्रचारित किए, मैं पॉलिसी भी बहुत पढ़े यहाँ पे। जो पहले भी आत्मसमर्पण किए लोग हैं वो बहुत अच्छे से जी रहे वहाँ पे। तो मैं सोचा मैं भी उस अपना साधारण नागरिक के जैसा मैं भी जी सकता हूँ करके मैं ये लगभग मेरे को 2 महीना लगा ये डिसीजन लेने के लिए।
कि समर्पण करूं कि नहीं करूं? नहीं करूँ। अगर समर्पण करूँ तो पुलिस लोग मेरे को क्या करते, ये भी पता नहीं था कि समर्पण होने के बाद पुलिस लोग मारते कि क्या करते। अगर मैं समर्पण कर दिया तो नक्सल लोग मेरा घर वालों को क्या तकलीफ देते। ये 2 महीना तक मेरा अंदर में चला ये सब। फिर बाद में मैं एक ही बार डिसीजन लिया कि कुछ होने दो, मगर यहाँ पे इनकाउंटर तो बढ़ रहे। मैं जब आए 2019 में, तब 1-2 पुलिस कैंप भी वहाँ आसपास में लग गए। फिर बाद में वहाँ पे दिक्कत बहुत होते थे। दिन में तो चलना ही नहीं वहाँ पे पहाड़ वगैरह नहीं है सर। अपना कसनसुर एरिया में पूरा प्लेन जगह है, ज़मीन वहाँ पे प्लेन है। फिर बाद में बहुत दिक्कत हो गई। मैं एक ही फिर बाद में निर्णय मुठभेड़ लिया। में फंसे एक आध बार? सर बहुत बार हो गए, 17-18 मुठभेड़ में फंसे तो मैं। कभी ऐसा हुआ कि बाल बाल बच गया, अरे आज तो बच गया, नहीं तो मर ही जाता ऐसे? हाँ सर, बहुत बार हो गया। यहाँ पे अपना धराची करके, धराची में एक बार एम्बुश जो पुलिस लोग लगाए थे, लोकेशन लेके आए थे वो लोग, हमको मालूम नहीं था। फिर बाद में इनकाउंटर हो गए। इनकाउंटर होने के बाद हम ऐसे चल रहा था, डेरा पे नहीं चल रहा था, एम्बुश में फंस गए। फंसने का बाद तो हमारे साथी लोग पहले ही उसको देख के हम भागने लगे। फिर स्टार्ट हो गया वहाँ पे। होने का बाद जो मेरा फायर कोई पत्थर लग गया, वहाँ पे मैं गिर गया, चल नहीं पाया था। वहाँ से होके मैं AK-47 मेरा पास था, फायर करते 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 मैं भी वहाँ से निकल गया। कारतूस था खूब पर्याप्त? हाँ, वैसा हो गया गोली कारतूस? सर वहाँ पे हम जो था तब तो 50-60 यानी थे, 2 मैगजीन वहाँ पे थे, यानी 60 राउंड था वहाँ पे। लोड था पूरा? हाँ। फिर बाद में उसके बाद भी 1-2 इनकाउंटर हो गए। वहाँ पर हमारा साथी लोग भी मर गए। जब तुम गिर गए तो उसमें कोई साथी मरे क्या तुम्हारे? नहीं सर, नहीं मरे, सब सुरक्षित निकले? हाँ सुरक्षित सभी लोग निकले। फिर उसका बाद 1-2 के इनकाउंटर हो गया। अपना पूसेर करके एक जगह है, वहाँ पे इनकाउंटर, अपना एक लेडीज वहाँ पे मर गई। और कमलेश करके मेरा बहुत पार्टनर था दलम में, वो भी ACM था, वो भी वहाँ पे अपना थाड़पल्ली करके गाँव है, वहाँ पे वो मर गया। वहाँ तब मैं कमांडर था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फिर मेरे को ये पूरा इधर उधर से, अब ऐसा तो बड़ा एम्बुश वगैरह पुलिस के ऊपर ऐसा मैं नहीं किया, क्योंकि मैं दलाम यानी काज देखना यही मेरा जिम्मेवारी था। अभी मिलिट्री दलाम वाले तो कर सकते, लेकिन फिर ये पूरा मेरा डिसीजन लिया कि यहाँ पे जितना दिन रहोगे, लास्ट तो एक भी बार मरना है करके मैं डिसीजन लेके मैं आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। सुकन, ये बताओ मेरे को कि क्या तुम भी कभी ऐसा हुआ कि कभी ऐसा मुठभेड़ में फंसे कि कोई बड़ा मुठभेड़, अरे आज तो बच गया, आज तुम मर ही जा रहा था, ऐसे टाइप का कभी हुआ तुम्हारे साथ? मेरा पर तो उतना हाँ, एक बार वो एरदड़ में करके गांव है उधर एटापल्ली में, और उसमें जो हमारा वो लोकेशन उनको पहले मिला, हमको भी उनका लोकेशन मिला। तो कैसे भी हमारे वो डेरा के ऊपर हमला करने वाले हैं करके हमको कम से कम 10 लोगों का टीम बना के, मतलब सेक्शन बना के उनके ऊपर आप लोग ये एम्बुश करना करके भेजे थे। हम जाते समय फिर उन लोगों को डेरे के नज़दीक पहुँचे थे, कम से कम 200 मीटर की दूरी पर। तो हम सामान कहाँ पे रखेंगे करके मैं जा रहा था, मैं आगे था, तब पुलिस लोग ने फायर किया। तो मेरा ये वो एक उस समय SLR था मेरे पास, वो जाके मैगजीन को लगा गोली। अच्छा, और नहीं रहता मैगजीन तो तुमको लगता? हाँ लगता था। तो मैगजीन टूट गया होगा? नहीं, थोड़ा ऐसे चला गया। अच्छा, फिर कैसे किए? वहाँ से हम रिट होके दूसरा गांव पे हम चला गया। भागे वहाँ से? वहाँ 2019 की घटना है शायद। 2019 की घटना है। और बाकी उतना एक उधर हाहिरी के नैनेर के जंगल पे एक मुठभेड़ हुई। वहाँ तो उतना मतलब उसमें हम उनके घेराव में हम फंसे थे, उसमें भी हम बाल बचे हैं। बाद में वहाँ से घटना उतना नहीं हुआ। कोई ऐसा घटना जिसमें जवान शहीद हुए, कोई बड़ी घटना ऐसा तुम रहे किसी में? ये एक 2 एम्बुश पे रहे हैं। एक इधर बांध कटियाई को 2015 पे हमने 2 व्हीलर के आते समय हमने ये अटैक किए उनके ऊपर, उस एम्बुश में थे हमें। कितने लोग? 2 लोगों को मारे और 6 लोगों को घायल किया। हम साथ में थे दोनों। अच्छा, दोनों साथ? दोनों भी साथ। अच्छा, तो सुकमा तरफ आते रहे कभी? सुकमा? तुम सुकमा की तरफ? मैं पहले जैसा कोई बड़े लीडर लोगों को लेके जाने से तो उनके साथ हम जाते थे। तुम आए हो सुकमा? नहीं सर, मैं सिर्फ वो गढ़चिरौली अपने बामरागढ़ तक चले गए, लेकिन तो तुम्हारा अनुभव ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ का भी है और महाराष्ट्र का भी है। ठीक है। तो लेकिन अच्छा, कभी सुनते हो तुम्हारे कोई साथी नक्सली जो यहाँ समर्पण किए, उन लोगों से बातचीत होता है कभी कि तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ, ऐसा? हाँ होता है सर। जो समर्पण कर दिए उनसे भी। तो क्या लगता है, वो ज़्यादा अच्छे से हैं कि तुम लोग ज़्यादा अच्छे से हो अभी समर्पण के बाद?
अभी मैं क्या बताऊंगा सर, हमारे सब तो हमारा ज़िंदगी तो अच्छा चल रहा है। और इन लोगों का भी वेपन छोड़ के आए तो इन कैसे भी इनको जंगल में जाना पड़ता है, फिर ड्यूटी वगैरह आने से थोड़ा परिवार को भी मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता है इनको। तुम परिवार के साथ हो? हाँ, अभी हमारा परिवार भी आया तो हम अभी मिल सकते हैं। हाँ, और मेरा जो बीवी का परिवार को वाले तो आते जाते हैं, मैं भी उसके गांव पे जाता हूँ तो सब कुछ मदद वगैरह हम करते हैं। ठीक और वो घर वाले भी हमको मदद करते हैं। ठीक है। तो ये सुकन भाई हैं, संदीप भाई हैं, और ये लोग महाराष्ट्र में इन्होंने समर्पण किया है। मुझे बस ये समझना था कि ऐसा क्या वजह है कि लोग कई दफ़े पुलिस के अधिकारी ये बताते हैं कि जो लोग अगर आंध्र प्रदेश के हैं तो आंध्र प्रदेश में जाकर समर्पण करेंगे, जो लोग महाराष्ट्र के हैं महाराष्ट्र में जाकर समर्पण करेंगे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के लोग जाकर आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में समर्पण करें तब आपको अपनी समर्पण नीति पे सवाल उठाना चाहिए। मैंने उठाया था और उसका एक जवाब आज भी मिला। सुकन ने बहुत खूबसूरती से बताया कि बंदूक छोड़कर आएँ फिर वापस बंदूक लेकर भटकना कहाँ का समर्पण है। और यही वजह है कि इन्होंने लंबा समय गढ़चिरौली में बिताया भी था उस इलाके में, लेकिन आज ये संतुष्ट हैं वहाँ की समर्पण नीति से। और छत्तीसगढ़ सरकार को भी सोचना चाहिए। मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पर शोध कर रही है कि समर्पण नीति पे क्या करना चाहिए। तो आपको ऐसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या नीतियों में बदलाव किया जाए ताकि आप इस पर आगे बढ़ सकें। बातचीत अगर आपको लगे कि सकारात्मक है और तथ्यात्मक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।